वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं वीकेंड विद हिदायत प्रोग्राम में। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हमारे साथ इस सेगमेंट में गेस्ट होंगे, आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ हैं सैयद अली हैदर जाफरी साहब, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूके एंड यूरोप, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं सैयद मुदब्बर हुसैन बुखारी साहब, चेयरमैन ऑफ जिना रिवाइवल लीग, वाइस प्रेसिडेंट पाक शाहीन यूके। आप दोनों को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद। जनाब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर का सफ़र लंदन से आपने ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए सफ़र किया और वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू। बिल्कुल सफ़र आपका मुनासिब ठीक रहा? बहुत अच्छा, बस काफ़ी हद तक बेहतर है। नाज़रीन, एक फॉर्मेट और होता है, हमारे साथ अनीस मंसूरी होते हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की सूरत हाल पे हमसे कुछ बातचीत करते हैं। उनको थोड़ी देर के लिए हम अपने साथ शामिल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है पाकिस्तान के हवाले से ये जानना कि वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है। अनीस मंसूरी, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने शो में। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। वालेकुम सलाम। अनीस, टू दी पॉइंट फौरन आते हैं काम की बातों की तरफ। जियालों का शहजादा वापस आ गया पाकिस्तान, और बल्कि आए हुए तो जनाब जी, काफी मार्च का है और अभी इस वक्त जो मेन फोकस वो है दो चीजें। अव्वल, पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन जो बहुत जल्द होने वाले हैं, 15 की तारीख आई हुई है, और आप रमजान के फौरन बाद से इसका माहौल बन जाएगा। तो पंजाब और सिंध के अंदर बलदियाती इलेक्शन की तारीख अभी तक आई हुई है, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि क्या ये दोनों अलग अलग दिन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी तक एक ही दिन होंगे। तो पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन और सिंध के बलदियाती इलेक्शन के साथ साथ सिंध के अंदर बढ़ता हुआ रेंजर्स और फौज का जो कंट्रोल है उसके हवाले से यहाँ पर काफी अहम फैसले हो रहे हैं और काफी चीजें हो भी रही हैं। तो ये दो चीजें उनके जहन में है जिसको कहा जा रहा है। तो ये मेन फोकस पे सब चीजें हैं। जी ना, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वो स्विच ओवर कर रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल पंजाब में ख़त्म होता चला जा रहा है? लेकिन जो हमारे यहाँ मौसम बनता है, जिस तरह हमारे यहाँ पर सर्दियों में साइबेरिया से परिंदे होकर आते हैं, इसी तरह जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन के 2.5 साल मुकम्मल हो जाते हैं और अगला इलेक्शन का वक्त करीब आने लग जाता है, तो नया सेटअप और नए इतिहास और नए अलायंसेज के साथ साथ नई जंग लगना शुरू हो जाती है। पंजाब की जहाँ तक इजाजत है, खासतौर पर पंजाब के रूरल एरियाज के जो लोग टूट कर जा रहे हैं, इनकी खास वजह ये होती है कि ये किसी के भी नहीं होते, होते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी में होते हैं और कभी तहरीक इंसाफ में होते हैं। ये चढ़ते सूरज के साथ चलते हैं। तो इस वक्त क्योंकि चढ़ता हुआ सूरज खासतौर पर जो था और इस वक्त को थोड़ा बहुत सस्टेन किए हुआ है वो तहरीक इंसाफ का। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये आपकी समझिए कि अगले इलेक्शन की तैयारियां हैं। 2.5 साल हुकूमत हो चुकी है और अगले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से लोग आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसको कोई नया चेंज नहीं पाया सकता। ये आमतौर पर सीरियल मौतियां की जो बीमारी होती है वो है, तो ये होती रहती है। और ये जब पीपल्स पार्टी का ग्राफ नीचे खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी ज्यादा खुश नजर नहीं आती है, तो उस वजह से जंप्स लग रहे हैं और ये जंप्स आपको नजर आएंगे खासतौर पर बलदियाती इलेक्शन। ईद के बाद इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी क्योंकि बलदियाती इलेक्शन और मुख्तलिफ टाउन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल के लिए लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाएंगी। तो अभी ये जो सारा सेटअप बन रहा है, ये जो सुल्तान बुखारी वगैरह सारे गए, ये अगले बलदियाती इलेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के लिए चाहिए। खासतौर पर इनको वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, टाउन नाज़िम चाहिए। तो उस हवाले से कंट्रोल हासिल करने की एक कोशिश है और ये होगी। ये अभी आपको 2-4-6 दिनों के अंदर और नजर आएगी कि फौरन बाद इलेक्शन सेटअप शुरू हो जाएगा। और उसके लिए यकीनी तौर पर आपको बताऊंगा कि MPA और LNA से ज्यादा जो इलाके हो सकते हैं वो एक टाउन नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के कंट्रोल में रहना चाहते हैं। आपको याद होगा शासन कुरैशी भी जो है वो मुशर्रफ दौर में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम मुकाम गया है। तो ये जो कंट्रोल होता है ये बड़ा जरूरी होता है, इसमें खास बंदों का चूज किया जाता है। तो जो इस वक्त जंग लग रही है वो खास तौर पर इसलिए लग रही है कि जो अगला बलदियाती का सेटअप आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हासिल किया है। ठीक है अनीस, पीपल्स पार्टी को अगर एक तरफ छोड़ते हैं और हम फिर मौलाना की वापसी की तरफ जाते हैं, तो उनकी वापसी पंजाब हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए है या फिर जो 3 अरब रुपए की किस्त रह गई थी वो वसूल करने के लिए है? नहीं, देखिए 3 अरब रुपए अगर हम इस अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें बड़ा अमाउंट एक हवाले से काउंट होता भी है, एक हवाले से नहीं भी होता। रमजान का सीजन मौलाना ताहिर फाजिल हमेशा पाकिस्तान के अंदर गुजारते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये मजहबी सियासी लीडर से ज्यादा अहम मजहबी लीडर और इस वक्त का सीजन होता है। खास तौर पर अगर आप इनके सीजन को देखें तो रमजान के अंदर ये शहर एतराफ के नाम का सबसे बड़ा सेटअप लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर।
और ये सेटअप जो है वो उनकी मस्जिद के अंदर होता है, जिसमें सबसे बड़ा एहतराम का सेटअप लगता है। एक रिलीजियस स्कॉलर है, बहुत बड़े स्कॉलर है, जाहिर है, जिस वजह से वो अपने लोगों को कवर अप करने के लिए आते हैं। सेकंड, जो बल्दियाती इलेक्शन हैं सितंबर में, ताहिरुल कादरी उसमें फुल फ्लैश हिस्सा लेना चाहते हैं। और जैसे कि रमजान सीजन खत्म होगा ये 10 दिन के बाद, तो आप देखेंगे कि ताहिरुल बल्दियाती इलेक्शन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारी जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। फिर वही बात कहूंगा कि बल्दियाती इलेक्शन इलाकाई सियासत के लिए बहुत अहम होता है, और उस अहमियत की ये होती है कि वहाँ पर आमतौर पर जो इलाके के वडेरे जागीरदार ताकत लोग होते हैं वो अपनी मर्जी के टाउन नाजिम और डिस्ट्रिक्ट नाजिम जाते हैं। तो इस वक्त जो ताहिरुल कादरी की वापसी है वो 2 वजह है। नंबर 1 ये कि वो रमजान का सीजन, अपना खास सीजन जो है वो बयान करना चाहते हैं, बहुत सारे रमजान में होते हैं, और खासतौर पर जो 2 अशरे होते हैं वो यहाँ पर जरूर बताते हैं। दूसरी बात जो बल्दियाती इलेक्शन है, उस हवाले से भी ताहिरुल कादरी ने सेटअप बनाना शुरू कर दिया है, अपने लोगों को खास हिदायत देना शुरू कर दी गई है, और उनके भी कागजात वगैरह जमा करना शुरू कर दिए, उनके फवायद जमा करना शुरू कर दिए। तो ताहिरुल कादरी के बहुत सारे इस हवाले से वो अपोजिशन में भी जाएंगे, मुस्लिम लीग उनके खिलाफ बहुत सारा उठाएंगे भी, तो ये सारा सिलसिला सब होगा। लेकिन ये इसकी जो तेजी आएगी वो आप सिर्फ 1 दिन पहले और ईद के फौरन बाद इसमें पंजाब का माहौल और सिंध का माहौल सियासी हवाले से बहुत ज्यादा गर्म होगा। अनीस, यहाँ अगर हम देखें कि बल्दियाती इंतखाबात में ये हिस्सा लेने तो जा रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन गुज़िश्ता अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे जो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से थे, उसमें इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही है, कहीं से भी कोई वोट नहीं आया इनके पास, कोई बंदा इनका इलेक्ट नहीं हुआ, टोटल जीरो है। आपकी ठीक है, लेकिन इनके पास एक स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा मजबूत है। आपको शायद इल्म होगा कि जब 2001 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी वो खास सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने लाहौर और खासतौर पर अर्बन एरिया के अंदर अपनी बहुत ताकतवर स्ट्रीट पावर और पोलिंग एजेंट इन्होंने अपने तय किए थे। तो जो एक कमजोर पॉइंट है दीगर सियासी जमातों का, उसके हवाले से ये मजहबी हवाले से ये इनका ये पॉइंट बहुत मजबूत है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और उन जगहों पर ये बहुत ज्यादा मजबूत है। नंबर 2, जो इनका थोड़ा बहुत भी वोटर है वो उन एरिया के अंदर आमतौर पर ज्यादा फोकस है कि जो थोड़ा सा गरीब या मुतवस्सित तबका है। तो कंटोनमेंट का एक अलग मामला था, कंटोनमेंट के अंदर बहुत प्लान इलेक्शन थे और उनकी एक अलग साइकिल होती है, लेकिन जो आम इलेक्शन है उसकी साइकिल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे अपने काउंसलर इंतखेब करवा सकने की कोशिश करेंगे, और जिसके बाद ये प्रेशर ग्रुप डेवलप कर टाउन के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर या तालके के अंदर अपनी कुछ हैसियत बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो जगह खाली नहीं छोड़ना चाहते। ये किसी और को आपके अंदर अगर देखें, अगर देखा जाए तो फिर ये किसी और को भी खेलने नहीं देना चाहते हैं। नहीं, ये खेलना देंगे। देखिए, पंजाब के अंदर इनको पता है कि ये छोटे मोटे प्रेशर ग्रुप के तौर पर रहकर अपनी मत बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर टाई पड़ जाता है मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ से पार्टी के, तो उस सूरत में इनके 1, 2, 4 काउंसलर जो है बड़े काउंटेबल होंगे, तो ये वो जगह खाली नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है अनीस, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ आते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा शोर था कि बस अब नतीजा आया, और जब नतीजा आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो दोबारा अंडर द बेल्ट जाना शुरू हो गई। क्या फिर दोबारा मुआहिदा हो गया है? देखिए, ये मुआहिदे नहीं हैं। असल वजह यह है कि मैंने आपको पहले कहा था कि आमिर खान की जमानत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसी को बात चले मैं पहले वो बात कर लेता हूँ। देखिए, हमारी एजेंसी को या हमारे जो दीगर लोग हैं वो हमेशा ये इतना कमजोर बनाते हैं, और देखिए आमिर खान की जो रिहाई हुई है बड़ी मान्य खैर है। इन्हें 90 रोज रिमांड पर रखा गया और एक चालान पेश किया गया। जज के कमेंट ये थे, चालान में कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए और ये बिल्कुल सही का चालान है, इस पर इनको यहाँ पर इनकी जमानत को रोका नहीं जा सकता और इनकी जमानत दे सकती है। जब आप सोचिए, आप एक लीडर को 90 रोज के लिए रखते हैं, उसका एक मीडिया ट्रायल होता है, आपकी रेडियो से लेकर बड़े आला काम तक बयान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद होता ये है कि 90 रोज आने के बाद अगर जज ये कह देता है समाज के अंदर कि भाई चालान में तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या हम ना कोई सबूत है, ना कुछ है, ना कोई गवाह है, सिर्फ गवाहन की जो रखे हैं रेंजर के अनुसार रखे गए थे, तो सबूत ही नहीं बनता। और जज पहली फुर्सत में उनकी जमानत अगर मंजूर कर दे और किसी तरफ से दूसरी तरफ से कोई अपील भी दायर ना की जाए तो इसको हम क्या समझेंगे? ठीक है, बिल्कुल अदालतें इंसाफ दे रही हैं, मगर आयान अली का केस भी अटका हुआ है। बातें तो बहुत सारी हैं, फिर बात से बात निकलती चली जाती है। यहाँ अनीस, एक चीज़ हम क्लोजिंग बात की तरफ जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे गेस्ट और भी मौजूद हैं। कराची ट्रेजेडी के हवाले से क्या हुआ? कोई एक्शन आया क्या? अभी कोई फैसला आना बाकी है? किसी ने रिज़ाइन करना है? देखिए,
काजिम, असल सूरत हाल कुछ और है। जितना मीडिया में इसको प्रोपोगेट किया गया है, बिल्कुल 1200 हलाकतें हैं, 3 और 3 की जानों का जिया हुआ है। लेकिन जो उसके संचालन है, खासतौर पर अगर ये इलेक्ट्रिक है और जहाँ दीगर हमारी शहरी सहूलियात है, तो इसमें एक फैक्टर नहीं है। जब एक फैक्टर इसमें नहीं है, यानी इसमें ये इलेक्ट्रिक भी इन्वॉल्व है, इसमें रोजे का अमल भी मामला है, इसमें गर्मी का असर भी इसमें शामिल है, इसमें गुर्बत भी शामिल है कि जो लोग छोटे घरों में रहते हैं और वहाँ पर खप की वजह से लोग मरे। इसमें किसी एक का ताय्युम करके कोई एक चीज को नतीजा निकालना आसान नहीं होगा। और खासतौर पर जब ये इलेक्ट्रिक इतनी पावरफुल हो, सबसे गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो, लीगल इतना पावरफुल हो, तो अगर हम ये समझ करेंगे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो कभी भी नहीं हो सकेगा। दूसरा मसला यहाँ पर इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला इक़्तिदार और इख्तियार का है। इक़्तिदार किसी और के पास है और इख्तियार किसी और के पास है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे इस वक्त मुख्तलिफ सेक्रेटरी के तबादले हों, चाहे दीगर मामला हों। इस वक्त सिंध के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो ये लड़ी जा रही है कि इक़्तिदार किसके पास है और इख्तियार किसके पास है। जब इक़्तिदार और इख्तियार एक जगह पर मजबूत नहीं होगा, ये मामला हल नहीं होगा। तो इस वक्त सिंध जिस लड़ाई को लड़ रहा है, वो जिसके अंदर इस वक्त इंतजामी उमूर के अलावा सियासी उमूर का जो मामला चल रहा है, वो है इक़्तिदार और इख्तियार का। इक़्तिदार किसके पास है और इख्तियार किसके पास है। लेकिन अनीस ये दिनों में जो बारिशें होंगी, मैं आपको बता दूं कि आगे दिनों में जो बारिशें होंगी, जो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होगी, उसमें यही लड़ाई सामने आएगी और लोगों की कीमती जानों का नुकसान होगा और सब एक दूसरे पर ब्लेम करके निकल जाएंगे। एक मर्तबा और इख्तियार का मसला बहुत है। ठीक है, एक मरतबा फिर हम बाजार से जाके नया आईना ले आएंगे और फिर उसको तोड़ देंगे। मगर आज के प्रोग्राम में कोशिश है हमारी तरफ से कि हम इस हादसे के या इस सानिहे के पीछे छुपे उन लोगों को, उन फैक्टर्स को सामने लेके आए कि जो इस पूरे सानिहे के ज़िम्मेदार भी हैं। अनीस, देखते रहिएगा, आज साथ रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। ख़ास तौर पे हमारे साथ लंदन से शामिल है सैयद अली हैदर जाफरी साहब। आपसे जो है वो काफ़ी डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग कराची सानेहा, तो आपने कैसा पाया, इसको कैसा देखा? मेरा ख्याल है इंसानियत की तारीख़ में ये बेहिसी की सबसे बदतरीन मिसाल है कि हमारे हुक्मरान आते भी हैं फुल प्रोटोकॉल के साथ, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, मुर्दों को देखने के लिए, लोगों की बेहिसी का मजाक उड़ाने के लिए, लोगों को ये देखने के लिए कि कितने रह गए हैं। क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का ही नारा था कि गरीब रहने नहीं देंगे, तो वो नारा वो अपना पूरा होता, जब वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता वो देख रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है लीडर भाग के दुबई चले गए, बिलावल साहब को पाकिस्तान भेज दिया। बिलावल साहब को ठीक से उर्दू तो बोलनी नहीं आती, वो हाल किसी से क्या पूछेंगे बेचारे। और जो उनके साथ आए हैं वो इक़्तिदार के मज़े इतनी दफ़ा लूट चुके हैं कि आप अगर वो फुटेज नोट करें, मैं पिछले दिन देख रहा था टीवी पे बैठा कि श्री रहमान साहिबा बिलावल के साथ एंटर हो रही हैं हॉस्पिटल में और नाक पे हाथ रख रही हैं। ऐसे लीडरों को ईमानदारी से बताएं ये किस हवाले से, ये किस एंगल से ये गरीब आवाम के लीडर लगते हैं कि ये हॉस्पिटल में घुसते हुए दवाइयों से इनकी नाकों में बदबू आ रही है और जो गरीब 1200 वहाँ पे मर गए हैं, इनके इक़्तिदार के नीचे आके इनकी तबाहियों की और इनकी बेपरवाहियों की वजह से, चाहे उसमें वफाकी हुकूमत भी पूरी जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत के पास मेट्रो बनाने के लिए तो नवाज शरीफ साहब के पास पैसा है, शहबाज शरीफ साहब के पास पैसा है, पर उन गरीबों के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे कोई जाहिल किस्म के उन्होंने मिनिस्टर रखे हुए हैं आगे से कि जो कहते हैं जी ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है तो भाई आप किस चीज़ के मिनिस्टर हो? फिर आप किस पे मिनिस्ट्री कर रहे हो अपनी? आप पाकिस्तान के मिनिस्टर कहलाते हो, आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हो, आप अवाम को नुमाइंदगी करते हो और आप कहते हो हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम ने चुना है, अवाम फैसला करेगी। तो भाई अगर अवाम फैसला करेगी तो वही अवाम जब बिस्तर मर्ग पे होती है तो तब तुम लोगों के ज़मीर क्यों मर जाते हैं? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हम सिर्फ सियासतदानों के हाथ देखें कि क्या सिर्फ उनके ही हाथ रंगे हुए हैं इस तमाम सानिहे में, क्या वही जाते हैं या फिर वो दीगर कंपनीज भी शामिल हैं इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे हम बात करते हैं के इलेक्ट्रिक की कि जब उसने टेक ओवर किया था यहाँ पर कराची को, एक तो ये हैरत अंगेज़ बात है कि आपने पूरे कराची को प्राइवेटाइज कर दिया और उसकी एक मेन सोर्स जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो आपने प्राइवेटाइज करके एक इदारे को दे दी और फिर उस इदारे की कोताहियों की वजह से ये जो मास
डेथ सामने आई हैं, 1250 के करीब लोग इस सानिया में जाम बहक हो गए। आप समझते के इलेक्ट्रिक ने कहाँ तक इसके अंदर इनपुट दी कि इस आने को मज़ीद दर्दनाक होता चला गया? देखिए जी, के इलेक्ट्रिक को मैं कसूरवार एक लिहाज से इसलिए नहीं समझता कि वो मार्केट में बैठे हैं अपना सामान बेचने के लिए, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। असल जो कसूरवार हैं वो हुक्मरान हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को ये मौका दिया, जिनकी अथॉरिटी, जिनकी पावर से, जिनके वो दस्तखत शुदा अहदनामों से कमीशन ऊपर वो खुद खाते रहे। के इलेक्ट्रिक, फिर जारी बात है जब मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करेंगे, फिर मैं दावेदार नहीं हूँ। प्राइवेटाइजेशन करने की पहले तो ये वजह बताएं। कराची को निजकारी, कराची नेली भी 70% बजट पाकिस्तान का कराची का रेवेन्यू निकालता है। तो कराची जैसी शहर को पहले खून में नहलाया, फिर दहशत गर्दी में उसको फंसाया, फिर उस रोशनियों को बिल्कुल, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, कायद का शहर कहलाया जाता था, आज वो शहर सिर्फ और सिर्फ या तो कब्रिस्तानों का मंजर पेश कर रहा है या वहाँ ऐसा लगता है जहाँ वे आदमखोर दरिंदे रहते हैं। हुकूमत नाम की तो चीज़ कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो यकीनी तौर पे हो रहा है। गुज़िश्ता आप समझ लें कि 80 से ये सब कुछ शुरू हुआ है। अगर हम जाएँ तो फिर ये भी एक डिक्टेटर का ही हमें तोहफ़ा है जो सब कुछ ये माहौल होता चला जा रहा है। लेकिन अभी हम इसी पे फोकस करते हैं कि कराची में जो मास डेथ्स हुए हैं इसका पीछे रीज़न क्या है। एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया था हमारे पॉलिटिकल लीडर ने कि हिंदुस्तान में भी ये इस तरीके की गर्मी पड़ी थी और वहाँ पे 2700 के करीब लोगों का इंतकाल हुआ था। इस आने में 2700 के करीब लोग जाम बहक हुए थे। तो उसमें मैंने बेनज़ीर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई डिटेल्स उसकी बताइए, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल यही है कि अभी मई में वहाँ पर इंडिया में 1700 लोग मरे हैं, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 47 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर था। लेकिन इंडिया देखें इतनी बड़ी कंट्री है, 1.6 बिलियन उनकी आवाम है और 1.2 बिलियन आवाम के पास इलेक्ट्रिसिटी मुहैया है। वहाँ पर लोगों के पास जो ज़्यादातर मरने वाली तादाद है वो एल्डरली थे, होमलेस थे या वो मज़दूर थे जो गर्मी में बेचारे काम करते हैं, पुअर क्लासेस मरे हैं। वहाँ का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है एन चिना राजप्पा, उसने 1 लाख रुपया विक्टिम्स को देने का वादा किया। किसी ने रिजाइन किया वहाँ पे? कोई एक्शन रिजाइन नहीं अभी तक कोई भी सामने आया है, लेकिन वहाँ का जो होम मिनिस्टर है और जो दूसरी स्टेट का एन चिमा, उसने 1 लाख विक्टिम को देने की कही है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया है और डॉक्टर्स की सारी लीव कैंसिल कर दी हैं। जो डॉक्टर्स ऑलरेडी एनुअल लीव पे उन्होंने अप्लाई कर रखा था वो सारी कैंसिल हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैं अपने नाज़रीन को ये बात बहुत बताती चलूँ कि ये पहली बार इंडिया में नहीं हुआ। 2003 में गुजरात में 1200 के करीब लोग मरे थे। और लेकिन अच्छी बात यह है हिंदुस्तान गुजरात की, मैं शाबाशी देती हूँ गुजरात की गवर्नमेंट को कि उन्होंने अहमदाबाद में 1200 लोग 2003 और 4 के करीब मरे थे, लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक उनके यहाँ सिर्फ इस हादसे में 7 लोग मरे हैं, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट्स बहुत अच्छे लिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में कम से कम ये नहीं हो रहा कि जैसा हमारे पाकिस्तान में अब पानी तक को ब्लैक किया जा रहा है। बिटवीन 12 and 20,000 रुपीज़ का कॉस्ट के ऊपर पानी को ब्लैक में बेचा जाता है। उनके पास एक मोनोपोली है, एक स्ट्रैंगल होल्ड है उस गरीब आवाम के ऊपर जो बेचारी उधर पिस रही है, गर्मी में अपने हालात का सामना करी, अब उनको पानी भी खरीदना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं बहुत, और मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। अभी अगर आप देखें, मैं इसको कोट भी कर देती हूँ, CNN न्यूज़ चाहे आप जाकर देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या NDTV न्यूज़ आप गूगल कर सकते हैं। जर्नल पब्लिक अपने मनी से, जो गवर्नमेंट मेजरमेंट दे रही है वो तो दे ही रही है, लेकिन जो जर्नल पब्लिक है, देखिए पुअर क्लासेस, मिडिल क्लासेस लोग हैं, वो वाटर टैंक्स बाहर रख रहे हैं पासर बाइज के लिए, वाटर टैंक्स, जूसेस जस्ट फॉर द फ्रॉम देयर ओन पॉकेट टू हेल्प ईच अदर आउट। सो दैट्स रियली गुड कॉज। लेकिन जो इंस्टिगेटर है शॉर्टेजेस की वाटर और अक्सर एसिड्स की, जो इंस्टिगेटर है इंडिया इन द रीजन, बांग्लादेश के भी प्रॉब्लम्स का सोर्स इंडिया है, पाकिस्तान का। इट्स ऑलवेज बीन अग्रेसिव टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। इंडिया कोई अच्छा नेबर नहीं है सब कॉन्टिनेंट में। तो ठीक है, अपनी आवाम के साथ वो अच्छा
कर रहे हैं किसी हद तक, नॉट प्रॉपरली, नॉट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी शुड बिहेव, लेकिन कम से कम अपनी आवाम के साथ हमारी गवर्नमेंट से ज़्यादा सिंसियर है। देखिए ठीक, इस बहस को हम कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का वक्त है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम दो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। ज़ैद हामिद, हीरो से ज़ीरो तक, और शेख नवर। एट द मोमेंट, ठीक है ब्रेक।